बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे आपको एक शाहकार बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। देखने में बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और जब आप गुजरते हैं शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास से टूवर्ड अगर आप जाते हैं आर्ट्स काउंसिल की जाने तो आते आते शायद आपकी नज़र भी पड़ी हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी नज़र ना भी पड़ी हो क्योंकि थोड़ी सी बैकवर्ड हो जाती है बिल्डिंग किस वजह से। इसके सामने कुछ पौधे वगैरह लगे हैं और कुछ पार्किंग वगैरह का एरिया है, उसके बाद ये बिल्डिंग है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। वो कहानी क्या है, उस कहानी के बारे में जानेंगे। तमाम तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में उसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ लिखारी, और बहुत सा इनका लिखने का सिलसिला जो है वो रहता है। डॉन.com पे भी लिखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लिखते हैं। अख्तर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में इनसे जानेंगे, इस बिल्डिंग की हिस्ट्री क्या है और इस बिल्डिंग का जो नाम है वाने रिफत, इसके पीछे क्या कहानी है। तमाम तरह इस प्रोग्राम में अख्तर बलोच साहब बताएंगे। अच्छा अख्तर साहब, एक बहुत बड़ा शाहकार खड़ा है, 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बस फ्रंट बहुत खूबसूरत बना दी है। क्या कहानी है इसके पीछे? भाई देखें, ये एक ख्वाब है। एक ख्वाब पहले बना था, वो ख्वाब था फैज़ी रहमीन और अतिया फैज़ी का। उनका ख्वाब था और उस ख्वाब की तकमील के लिए वो बम्बई से हिजरत करके यहाँ आए थे और कायदे आज़म के कहने पर यहाँ आए। कायदे आज़म के कहने पर यहाँ आए थे। उनका एक ख्वाब था कि यहाँ पर इनकी एक गैलरी होगी और कायदे आज़म ने ये कतई अराज़ी उनको गिफ्ट किया था कि आप यहाँ बना लें। और उसमें उन्होंने अब ख्वाब की तकमील के लिए यहाँ पर एक गैलरी बनाई और उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि फैज़ी रहमीन बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और बड़े ज़बरदस्त पेंटर थे और यही वजह बनी थी। और अतिया फैज़ी उनकी मिसेस थी। जी जी। और फैज़ी जो है सैमुअल उनका नाम था मेरा ख्याल, तो वो बेसिकली यहूदी थे। तो बाद में रहमीन उनका नाम। हाँ, बाद में वो मुसलमान हो गए थे अतिया की वजह से या किसी और वजह से, तो उनकी फिर शादी हो गई थी। तो ये उनके ख्वाब की एक जो है अमली उन्होंने ताबीर भी यहाँ बना ली थी, लेकिन बदकिस्मती से हालात और वाक़यात और सूरत हाल उनकी बदबख्ती कहें या बदकिस्मती कहें कि उन्हें यहाँ से दरबदर होना पड़ा। उनका घर तबाह कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, कहा गया कि जी इसके कागजात ही नहीं है, यानी कि कायदे आज़म के भी कहे हुए लफ्ज़ का कोई एहतराम नहीं रहा। यानी कि एक कमिश्नर कराची, एक ऐसा कमिश्नर जो अपने आप को जो है ज़मीन पर फ़िरौन समझता था, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जो उस वक्त कमिश्नर थे, कमिश्नर कराची थे। ठीक है। तो ये एनम खान की बेसिकली क्या कहानी है कि इस इमारत के खड़े होने में उनका हाथ है, इस इमारत के एक हवाले से इस इमारत के खड़े होने में उनका हाथ है। अच्छा। क्योंकि अगर वो फैज़ी रहमीन को उनके घर को डिमोलिश नहीं करते, उनको यहाँ से दरबदर नहीं करते अतिया और फैज़ी को, तो शायद वो खड़ी रहती इमारत। वो इमारत ख़त्म हो गई। वो इमारत ख़त्म हो गई तो बहुत अरसे बाद ये पीछे एक और इमारत आप देख रहे हैं, उनकी तस्वीर वगैरह यहाँ पर मुंतकिल कुछ कर दी गई थी। एक छोटी सी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल भी है इसके साथ। लेकिन ये बुनियादी मंसूबा था कि यहाँ पर जो है फैज़ी रहमीन वाने रिफ़त ही दोबारा बनाया जाए जो है, और ये इमारत बनाई जाए। अच्छा, वाने रिफ़त तो गालिबन वही था ना जब फैज़ी रहमीन और अतिया रहमान जब इंडिया में हुआ करते थे, जब और पाकिस्तान इंडिया एक ही था, तो वहाँ उन्होंने एक अपनी गैलरी बनाई थी जिसका नाम वाने रिफ़त था। तो जब उन्हें काज़म ने मदऊ किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी हम यही गैलरी वाने रिफ़त ही बनाएंगे। और वो नवाब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, अतिया फैज़ी का बड़ा वो थे, लेकिन बड़ी दरबदर की ठोकरें उन्हें खानी पड़ी। और उसके बाद चले 92 में गालिबन ये काम शुरू हुआ कि इसको एक गैलरी बना दी। 92 में ये बिल्डिंग बनना शुरू, मेरा ख्याल है। मैं समझता हूँ कि ऑडिटोरियम के हवाले से या कॉन्फ्रेंस हॉल के हवाले से या म्यूज़ियम के हवाले से कराची में इसके मुकाबले की कोई इमारत नहीं है। अभी हम अंदर जाके देखेंगे। और नहीं, आप जिस तरीके से बता रहे हैं मेरे समझ लें कि तजस्सुस बढ़ता जा रहा है कि अंदर जाके देखूं कैसी इमारत है। हाँ। क्योंकि हमने तो यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल देखा है, नापा देखा है, या कुछ दूसरे इदारे हैं छोटे, वो देखे हैं। इस बिल्डिंग का तो ये है कि हम बाहर से गुजरते हुए नज़र ज़रूर पड़ती थी, अंदर इतना कुछ है ये आज पता चल रहा है। मैं फैज़ी रहमीन जो है बेसिकली फैज़ी रहमीन और अतिया फैज़ी बेसिकली क्या थे, इनका प्रोफेशन क्या था? पेंटर थे ना वो तो। अतिया फैज़ी तो नवाब ख़ानदान से थी, तो उनका तो लाज़मी बात है, उनके असासे थे और जायदादें थी। फैज़ी रहमीन जो है वो बेसिकली आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, और उनकी पेंटिंग्स में दिलचस्पी की वजह से, वैसे अतिया फैज़ी का तो बड़ा मशहूर मतलब ये किताब भी चली है, हयात मुआश, शिबली की हयात मुआश का।
तो शिबली नोमानी से बड़ा उनका करीब किताब छप चुकी है, इसमें बहुत करीबी उनका ताल्लुक़ रहा और ख़त ख़िताबत और ये सारी चीज़ें ये भी रहीं। और इसी तरह अल्लामा इकबाल से भी बहुत करीबी उनका ताल्लुक़ रहा, यानी आप अंदाज़ा लग मतलब इस लेवल के लोग हैं। जी जी, अल्लामा इकबाल से बड़ी ख़त ख़िताबत रही, बहुत लोगों ने बातें भी की। तो वो बहुत बड़ी खातून थी और तालीम के हवाले से उनकी बड़ी खिदमत थी और औरतों के हवाले से उनकी बड़ी खिदमत थी और एक सच्ची आर्ट लवर थी। आपने बताया कि अतिया फैज़ी और फैज़ी रहमीन जो हैं, उन्हें फैज़ी रहमीन तो आपने बताया कि आर्टिस्ट थे, उनको जो है पाकिस्तान मदद किया गया क़ायद-ए-आज़म की जानिब से कि यहाँ अगर अपने हवाला रिफ़त जो गैलरी है वो भी यहाँ बनाएं, यहाँ रहें। क़ायद-ए-आज़म का क्या सिलसिला था कि मतलब क़ायद-ए-आज़म के कितने मरासिम थे इन दोनों से, क्यों उन लोगों को इनवाइट करना चाहते थे? बुनियादी तौर पर तो अतिया फैज़ी बहुत एक एक्टिविस्ट की तरह की खातून थी और सियासी मामलात में भी बहुत एक्टिव थी, हकूक़ नस्वा के हवाले से भी बहुत एक्टिव थी। तो लाज़मी बात है क़ायद-ए-आज़म भी हिंदुस्तान के ही थे और फिर नवाब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, तो एक ताल्लुक़ तो था और बम्बई से ही था उनका ताल्लुक़। मतलब क़ायद-ए-आज़म ने ये समझा कि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, लाज़मी बात है कि वो ये समझते थे कि ऐसे लोगों की जो आर्ट लवर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, उनकी भी तो ज़रूरत है ना, सिर्फ सियासतदानों की ज़रूरत तो नहीं होती है। ठीक है, चलें खैर, ये तो बात की बात है। अभी अंदर चलते हैं, मैं ख्याल से देखते हैं जितना आपने बता दिया मेरा। हाँ, बहुत आपको मज़ा आएगा। आइए। ये वो जगह है जहाँ का आपने बताया था कि ईवान रिफ़त के नाम से एक बहुत बड़ा सा मतलब कि एक जॉइंट खड़ा हुआ है और ये किसी काम का नहीं है इस वक्त हमारे पास। हाँ बिल्कुल, कचरा आप देख रहे हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, जो पूरी सूरत हाल है वो बड़ी काफ़ी नाखुशगवार सूरत हाल है। और ये बेसिकली एक आर्ट गैलरी और ऑडिटोरियम वगैरह सब कुछ बनना था, लेकिन 2 करोड़ का ये मंसूबा शुरू हुआ था, इसको मुकम्मल होना था और उस 2 करोड़ रुपये में, और अब मेरा ख्याल है कि कोई 37-38 करोड़ तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन तक पहुंच चुकी है, ताहाल कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, ताहाल कंप्लीट नहीं हुई है। 2 करोड़ में इसको 1 साल में मुकम्मल होना था, 1992 में जब तक मुझे याद है, लेकिन अब तक ये मुकम्मल नहीं हुई है। और 1992 में इसने मुकम्मल होना था और ताहाल ये मुकम्मल नहीं हो सकी। नहीं, और असल में बुनियादी चीज़ ये थी कि यहाँ पर अगर ये गैलरी बन जाए तो आप देखें ना कि जो लोग मतवसत तबके से आर्टिस्ट ताल्लुक़ रखते हैं, पेंटर्स जो होते हैं, वो बेचारे मतलब डिफेंस और क्लिफ्टन की गैलरीज तक उनकी अप्रोच हो, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ये अगर इस तरह भी रनिंग हो जाए, ऊपर वाला बाद में बनता रहा है, ये नीचे वाला ही सिर्फ गैलरी कंप्लीट हो जाए, तो कम से कम उन लोगों के लिए एक सहूलत हो जाएगी और आसानी से। और फिर आप देखते हैं कि शहर के बीचों बीच है, कहीं से भी लोग आ जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा वो बन सकता है मामला। साहब वैसे देखो बड़े ख़ास तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जो ग्राउंड फ्लोर हम देख रहे हैं, अभी तो ऊपर भी मेरे ख्याल से और भी बहुत कुछ है कि जितनी बड़ी इमारत है यकीनी तौर पर कुछ होगा। इसको ग्राउंड फ्लोर को देख के आपको क्या लगता है किस मकसद के लिए बनाया गया था, क्या है ये ग्राउंड? ये मतलब गैलरी ही बननी थी, मतलब जहाँ नुमाइश होनी थी, तस्वीरी नुमाइशें, दूसरी नुमाइशें, और इस तरह ऑडिटोरियम भी बनना था, कॉन्फ्रेंस रूम भी इसमें रखे गए थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त हद तक बिगड़ गई है। और मेरा तो ख्याल है कि आजकल हमारे जो सीएम आए हुए हैं और वो बहुत सारे दौरे भी कर रहे हैं, अगर वो इधर का एक दौरा कर लें तो शायद, हाँ, मुराद अली शाह साहब अगर इधर का एक आध दौरा कर लें तो शायद ये गैलरी भी, इसकी भी किस्मत बदल जाए और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो। तो लेकिन अब देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग जो है आपके पास हीरे नगीने पड़े हुए हैं, लेकिन अपनी वल्नरेबल पोजीशन की वजह से, कस्मपुरसी की वजह से, माली हालात मखदूश होने की वजह से अब वो बेचारे उस तरीके से काम तो करते हैं, लेकिन वो जाएं कहाँ, अपना काम दिखाएं किसको?
तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये गैलरी वर्किंग हो गई और फिलहाल सिर्फ अगर ये निचला फ्लोर ही काबिल अमल हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपको निचले तबके से भी इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिलेंगे जो यहाँ पर अपनी तस्वीरों की नुमाइश करेंगे और आगे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अख्तर साहब, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते रहते हैं, आपकी गाने की टीम करती रहती है, तो बहुत से लोग हमसे रब्ता भी करते हैं और ये कोशिश करते हैं हमसे कहें कि यार हम, क्योंकि कुछ मेरे पास ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने ये देखा कि उनके पास अच्छा काम भी है, बहुत से लोगों से उनको अटैच भी करवाया, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाके वो अपने काम को प्रमोट कर सकें और दिखा सकें। तो अगर ये गैलरीज ऑपरेशन हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे उनके लिए। हाँ बिल्कुल, और देखें इसके लिए किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। बुनियादी तौर पर तो इस तरह के काम जो होते हैं वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत ही करती है, हुकूमत ने इसका आगाज़ किया था। लेकिन अब ये है कि सिविल सोसाइटी को भी अपना जो है इसमें हिस्सा मिलाना पड़ेगा। भाई कुछ आर्टिस्टों का एक ग्रुप ऐसा तश्कील पा जाए, कुछ लोग ऐसे आगे आएँ जो इस मामले पर ख़तो खिताबत करें, इसको आगे तक बढ़ाएँ और इसके हवाले से ज़्यादा बात करें, वज़ीर आला तक पहुँचाएँ, मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये हाल बहुत बेहतरीन सूरत हाल में हो सकता है। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस हमारे साथ मौजूद हैं मसूद आलम साहब, इनसे जानेंगे तमाम तफसीलात इस हवाले से, इनके पास क्या नॉलेज है और अब तक क्यों जो है ये ताख़ीर का शिकार हुआ है तमाम प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ऐवान रिफ़त एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आर्ट और कल्चर के लिए, हमारे शहर के लिए ख़ास तौर पर। क्या वजह अब तक KMC से आप जुड़े हुए हैं और ये कहा जाता है KMC इसमें कहीं ना कहीं KMC के पास रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट, क्यों डिले हुआ है, क्या वजह है, क्यों मुकम्मल नहीं हो पा रहा? अगर मुकम्मल होना है तो कब तक होगा सर? देखिए ये प्रोजेक्ट 1992 से स्टार्ट हुआ है और इस पर कई मरतबा कई कि एफर्ट्स की गई हैं इसको कंप्लीट करने की, लेकिन एज़ ऑफ नाउ ये तकरीबन 60% इसका सिविल वर्क कंप्लीट हो गया है और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इनिशियली, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोई 5 करोड़ के लगभग था और आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है, चीज़ें बढ़ती जा रही थी, इसकी वजह से ये जाकर कॉस्ट इसकी गालिबन अभी 500 मिलियन के लगभग पहुँच चुका है और एक बहुत बड़ी तफरीह बन सकती है शहरियों के लिए। जिस पर्पज़ के लिए प्लॉट इसको डोनेट किया गया था उस पर अनफॉर्चुनेटली 24-25 साल का अरसा गुजर गया है और वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। इसको KMC का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है और गालिबन जो मेरे पास फीडबैक है, पुरानी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसके तहत इसमें कोई फ़ंड्स का प्रॉब्लम रहा है, इसमें कई एक कॉन्ट्रैक्टर्स इंगेज हुए, कई एक डिफ़ॉल्ट हुए और सिविल वर्क 60% अगर मज़ीद 40% नहीं किया गया तो ये मसाइल काफ़ी ख़राब होंगे, स्ट्रक्चर आपका डैमेज हो जाएगा चूँकि वो एक्सपोज हो चुका है स्ट्रक्चर पूरे का पूरा। अच्छा सर, पहले तो ये बताते हैं नाज़रीन को कि पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद थे जो कि बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, सिर्फ उसको थोड़ा सा खर्चा उस पर करना और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो सामने निकल कर सामने आएगा और आर्टिस्ट जो हमारे आज दर बदर हो रहे हैं उनके लिए बहुत प्यारी जगह है और बाकायदा उसमें तो टाइल्स भी लगी हुई हैं। फर्स्ट फ्लोर पर अब हम आ चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर की भी कंडीशन ये है कि अभी तकरीबन तैयार है, इसमें भी थोड़ी सी रिनोवेशन होगी और बहुत प्यारे तरीके से ये भी निखर कर एक सामने आएगा और जिस तरीके से इस बिल्डिंग का आउटपुट है जो कि बाहर की सूरत हाल आपने देखी है कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इसी तरीके से अंदर भी बहुत खूबसूरत हो सकती है और बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है हमारे उन आर्टिस्ट लोगों के लिए जो इस वक्त दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अच्छा, पहली मंजिल पर हम पहुंचेंगे अख्तर साहब, अब क्या देखते हैं इस मंजिल के ऊपर? अगर इस पर भी मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत तो नहीं है, ये भी तकरीबन तैयार है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और देखें आप कितना हवादार और रोशनी का कितना ज़बरदस्त बंदोबस्त है। जिस तरीके से बनाया गया, आप चारों तरफ से देखें कि वेस्ट ओपन, वहाँ से भी हवा, यहाँ से पिछली जानिब से भी हवा। अब ये अगर आप इसमें देखें, इस हाल में देखें, ये कमरा भी बना हुआ है और उसके साथ स्टोर भी बना हुआ है कि अगर कोई चीज़ें रखनी हो तो स्टोर की सहूलत भी मौजूद है, जो अमूमन हमें आजकल बिल्डिंग्स में इस तरह नज़र नहीं आती है। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन लग रहा है काफ़ी मजबूत बिल्डिंग बनाई गई है। जी जी, ये अब तक जो कायम है, इतने यहाँ पर कराची में जो है बारिशें और इतने तूफ़ानी हवाओं के बावजूद जो है इस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा है। अब सिर्फ वजह ज़रूरत इस बात की है कि अब इस बिल्डिंग को उसकी तकमील तक पहुंचाया जाए, तवज्जो दीजिए। हाँ, और तो वैसे ये आप देख जिस रूम में हम अब मौजूद हैं, ये रूम बाहर इसके बाहर लिखा हुआ है मीटिंग हॉल लिखा हुआ है और अंदर आए तो अंदर एक स्टोर भी मौजूद है।
और तो सर जैसे आपने बताया लाइटिंग वगैरह का भरपूर काम है। नहीं देखे ना आप, मतलब वो कुदरती एक ऐसा इंतज़ाम हवा और रोशनी का है कि जो अगर यहाँ बिजली, अब इस वक्त तो बिजली नहीं है, इस वक्त तो बिजली नहीं है और आप देख रहे हैं कि मतलब पंखे भी नहीं है, लेकिन हवा आप देखें किस तरह, और रोशनी का ये देखें किस तरह का इंतज़ाम है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी तवील अरसे के लिए भी बिजली चली जाए, कोई शॉर्टफॉल हो जाए, तो फिर भी इस इमारत में आप इतनी हवा है, इतनी रोशनी है कि इत्मीनान से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। अच्छा अख्तर साहब, आप क्या समझते हैं मुख्तलिफ अदवार में ये इमारत जो है ज़ेर बहस आती रही है, शोएब सिद्दीकी साहब के दौर में भी आती रही, शतुल साहब ने खुद भी इस पर नज़र रखी, और उससे पहले के जो दौर हैं उनमें भी जो है इसको कहीं ना कहीं जिक्र आया है इस इमारत का। क्यों इतना जो है वो इसका काम जो कोई जामे तौर पर कोई मुहिम चलाई ही नहीं गई है। बात यह है ना कि देखें बिल्डिंग तो खड़ी हुई है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर थिएटर करना है, जिन्होंने यहाँ पर अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश करनी है, आखिर इनकी तंजीमें भी हैं, मुख्तलिफ इदारे भी हैं, जमातें भी हैं, इन सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। कि सिर्फ हम ये कहें कि जी बिल्डिंग बन गई है, 2 करोड़ का बजट था, अब जी 35 करोड़ का हो गया, नई काम कर रही है, तो ये तो एक क्लीशे हो चुका है। अब ये सारी बातें सब लोगों के इल्म में आ चुकी हैं। लेकिन अब जैसे आज आप लोगों ने, डान ग्रुप ने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है, और मुझे यकीन है ये प्रोग्राम जब ऑन एयर होगा और लोग देखेंगे तो इधर से अतराफ में से कई लोग गुजरते हैं, रोज़ गुजरते हैं, 20 लोग गुजरते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत इसके साथ है, लोग आते हैं, आर्ट्स काउंसिल की इमारत इसके साथ है, वहाँ भी लोग आते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन किसी को नहीं पता है कि भाई ये इतनी बड़ी आलिशान बिल्डिंग जो बनी हुई है आखिर ये किस मसरफ़ के लिए है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे इस आर्ट गैलरी के हवाले से। अच्छा अहमद शाह साहब, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आर्ट्स काउंसिल एक इदारा हमारे पास काम कर रहा है, फिर इसके बाद नापा सामने वो काम करता है, बिल्कुल बराबर में एक इमारत है, देखने में बाहर से बहुत खूबसूरत लगती है, उसके अंदर थिएटर भी मौजूद है और मतलब एक गैलरी थी जो कि फैज़ी रहमीन के नाम से। क्या वजह है, क्यों ये इस तरीके से बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, इसका साइड पे कर दी गई है? असल में पाकिस्तान में कोई कल्चर को कोई इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जिस मुल्क में पीने का साफ पानी ना हो, दवा के बगैर बच्चे मरते हों, मेडिकल और एजुकेशन जो है वो आप अपने सिटीजन को प्रोवाइड ना करते हों, तो सरकार समझती है शायद कल्चर पे पैसा खर्च करना अय्याशी है। तो हमारा माइंडसेट ऐसा ही है, लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि जो थोड़े से पैसों से जो फैसिलिटी बन जाती है, तो वो मुसलसल हुकूमतें जब उसको सरफ नज़र करती हैं तो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना पैसे भी लग जाते हैं और वो मकासद भी पूरे नहीं हो पाते। तो फैज़ी रहमीन का मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब 1987 में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब मेयर इलेक्ट हुए थे, तो उनके ज़माने में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और ये 4 से 4.5 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट था। इसमें 8-10 गैलरीज, एग्जीबिशन हॉल थे और एक कराची का सबसे बड़ा कोई 1800 से 2200 सीटों का एक ऑडिटोरियम था और भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ थी। अब वो कुछ अधूरा रह गया बीच में, फिर दोबारा रिवाइज़ हुआ, फिर एक सरकारी सेमी सरकारी कंपनी थी नेशनल कंस्ट्रक्शन, उसको ठेका दिया गया, वो ब्लैक लिस्ट हो गई कंपनी वर्ल्ड वाइड। उसके बाद एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था क्वालिटी बिल्डर वाला, उनको दिया गया, फिर उनसे भी मुकम्मल नहीं हुआ, फिर ये 10-20 साल डॉर्मेंट पड़ा रहा। फिर दोबारा से मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर बने तो उनके आखिरी 1 साल में इस पर काफ़ी सारी मूवमेंट हुई थी और वो मूवमेंट भी जो है बदकिस्मती से अंदर के बजाय बाहर ज़्यादा की उन्होंने। अच्छा सेकंड फ्लोर पे देख के कुछ लगता है कि इस इमारत को जो है बार बार कोशिश की गई है बनाने की, कुछ कभी कलर हो गया, कभी टाइल्स लग गए, कभी ये बॉर्डर्स बन गए, कभी ऊपर वायरिंग हो गई, कुछ ना कुछ काम इसमें वक्फे से होता रहा है। यहाँ वो ठेकेदार करता रहता है, लेकिन वो अब ये हैंड ओवर नहीं कर रहा है। बुनियादी बात ये है कि ये ढांचा तो बन गया है, लेकिन अब वो इस इमारत को जो है हैंड ओवर करने में उसको पसो पेश है। अब आप देखें, अब हम जा रहे हैं ये ओपन एयर थिएटर की जानिब,
बहुत ठीक है ना? ज़बरदस्त बना हुआ है ये तो देखिए आपने और theatre। कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। कितनी बड़ी जगह, मतलब हम लोग आर्ट्स काउंसिल के लिए महदूद हैं, बहुत से हमारे आर्टिस्ट लोग जो ड्रामे वगैरह या कोई भी थिएटर्स करते हैं और देखें वो ओपन महदूद एयर होते हैं, जगह नहीं थिएटर मिलती के उन्हें। बावजूद भी इसमें इसकी खूबी देखें कि इसमें छत भी है और छत भी यहाँ है। पर मतलब लोग आराम से बैठ भी सकते बैठ सकते हैं ठीक बिल्कुल है ना? आराम से। और दूसरी बात ये कि आपके शहर में अब तफरीह के मौके ख़त्म हो चुके हैं। आपके बिल्कुल। यहाँ तफरीह के मकामात ख़त्म हो चुके हैं, आपके यहाँ सिनेमा ख़त्म हो चुके हैं, सिनेमा तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, अब बिल्कुल कुछ ही ख़त्म हो गए। महदूद रह गए हैं, पार्क ख़त्म हो गए हैं, खेलों के मैदान वो ख़त्म ख़त्म हो होते गए जा हैं। रहे हैं। तो तफरीह के लिए आम लोगों के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। और एक चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, उसका ढांचा बना हुआ है इतना खूबसूरत, इतना ऑर्गेनाइज ये तरीके से। थिएटर तो ऐसा है जैसे थिएटर पिछले दिनों में जिंदा हुआ है हमारे यहाँ पे, भाई, थिएटर का बहुत सा काम यानी होने कि लगा है। आप इस थिएटर को देखें, मैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जो मलाई सा एक वो जो यूनानी थिएटर वगैरह हाँ, होते like थे, बिल्कुल वो उस आप तरीके से। देखें ना इसकी तामीर देखें, ऊपर छत देखें, ये हिस्सा देखें, स्टेज आप अच्छा, इसका सिटिंग एरिया ये भी है और उसके बाद ऊपर का भी जो एरिया है वो भी सिटिंग एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और एक ये बहुत बड़े लेवल आप का थिएटर देखिए ही है। स्टेज कितना बड़ा है और इस स्टेज पे आप तो मतलब हल्का फुल्का कोई मैच भी खेल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर सही है। वॉलीबॉल और जो है बास्केटबॉल। तो मैं ख्याल से इस वक्त कराची में अख्तर साहब ऐसा कुछ stage इतना बड़ा मैंने stage इतना मौजूद बड़ा नहीं है। सिनेमा का स्क्रीन भी नहीं देखा है, ना स्टेज देखा है। और इसके पीछे आप देखें कितनी जगह रखी गई है, अगर सेट बदलने हो फौरी तौर पर, यानी कि स्पेस और वो बैक स्टेज जितना वर्क होता है वो जितना इजीली पीछे ये हो देखें सकता ना है। आप कितनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह तो कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है। और कराची जैसे शहर में तो अब तफरीह मकामात की बहुत ज़रूरत है और ये एक अहम ज़रूरत है। और इसमें मुझे उम्मीद है कि अगर इसमें कोई ड्रामे हों या और खेल पेश किए जाएं तो उसमें कम से कम ये हो सकता है कि कम कीमत पर लोग शायद टिकट खरीद के आ सकें। ताकीर का शिकार तो एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन अब तो काम मुकम्मल तौर पर रुक चुका है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। जो स्ट्रक्चर था वो वैसे के वैसे ही खड़ा। हालांकि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है वो, देखा जाए ओपन एयर थिएटर इस तरीके से बना है, गैलरीज किस तरीके से बनाई गई हैं। तो क्या इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट का, KMC का, इदारों का, कि इसको आगे लेके जाया जाए? देखिए, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है। गवर्नमेंट का यकीनन इंटरेस्ट होगा, हर गवर्नमेंट चाहती है अपने शहरियों को फैसिलिटेट करना। लेकिन जो मुझे समझ में आ रही है बात, वो गालिबन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का इशू है। क्योंकि पिछले इलेक्टेड काउंसिल के जाने के बाद से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमेशा फरागदिली का मुजाहरा किया, जब भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी हमने मांगा। लेकिन अभी मुझे लगता ये है कि जो फंड्स चाहिए, जो क्वांटम है, मेरा ख्याल लिटिगेशन वाला कंपोनेंट इसमें ज़्यादा लगता है। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, उसको पेमेंट नहीं, वो छोड़ के चला गया। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू किया, वो डिफ़ॉल्ट हो गया। थर्ड कॉन्ट्रैक्टर जो उसके भी 5-6 करोड़ रुपए निकलते हैं। तो मेरे ख्याल इस पर जो दिल जमी से एक एफर्ट्स होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसमें मैं तो चूँकि उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी दुख इसी तरह का है जैसे आप सोच रहे हैं कि शहर में एक चीज़ इसको बनना चाहिए। तो अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से आपने इसमें से जो गर्द उठाई है, इससे मैं भी चेक करता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। लेकिन अगर ये मसला वाकई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है और कोई और लीगल इशूज़ नहीं है, तो गवर्नमेंट को अगर रिक्वेस्ट की जाए तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट वैसे ही हमें तकरीबन 500 मिलियन ग्रांट देती है तनख्वाहों में, तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 500 मिलियन और भी गवर्नमेंट दे देगी। लेकिन इसको राइट डायरेक्शन में केस को लेकर चलना पड़ेगा, प्रोवाइडेड के कोई लीगल इम्प्लीकेशंस ना हो। तो अब मैं इसमें चेक करूँगा, फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको बता सकेंगे कि सच्चाई क्या है और प्रॉब्लम क्या है। अभी फिर KMC वालों ने जो 1-2-3 साल पहले बजट बना के दिया, फिर उन्होंने कहा जी 50 करोड़ रुपए अभी मजीद इसको मुकम्मल करने के लिए चाहिए। तो एक विशेष सर्कल चल रहा है, आलीशान जगह है, पूरी कराची में कोई ऐसा मरकज़ नहीं है। अब यही है कि अगर अभी लाइक जो चीफ मिनिस्टर हैं, अभी हमारे 14 अगस्त को आए थे, इज़ अ वेरी डायनेमिक पर्सन। इस तरह की बहुत चीज़ें KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पूरा स्पोर्ट्स का जिम्नेजियम है। जब फ़हीम ज़मान एडमिनिस्ट्रेटर थे और इनके वालिद अब्दुल्ला शाह चीफ मिनिस्टर थे, पैसे उन्होंने दिए थे, आपने देखा होगा। उसी तरह से वो खंबे खड़े हुए हैं। ये फैसिलिटीज़ आपने जगह जगह कराची में देखी होंगी जो अधूरी पड़ी हुई हैं बिल्डिंगें। और अब जो 1 करोड़ में बनना था 1 अरब में बनेगा, और वो जगह भी ख़राब हो गई हैं और उसका जो यूज़ था वो यूज़ भी नहीं हो रहा है।
अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा कि फैज़ी साहब जो हैं, फैज़ी साहब, अतिया फैज़ी और फैज़ी रहमीन साहब जो हैं, बेसिकली वो ऐवान रिफ़त, जैसा कि आपने शुरू में हमें बताया था कि इंडिया में जब वो मौजूद थे, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आए, वो ऐवान रिफ़त जो उनकी वहाँ पे गैलरी थी उसको यहाँ शिफ्ट करना चाहते थे, यहाँ लेकर आए। तो ये तमाम तरफ वही आइडिया है, उसी को बिल्ड किया जा रहा है? नहीं, उन्होंने तो बनाया था, वो तो उनका तो था, कायदे आज़म के कहने पे वो यहाँ मुंतकिल हुए थे। और ये आप अंदाज़ा लगा लें कि जितनी बड़ी जगह है वो कितनी बड़ी जगह है। और फैज़ी रहमीन जो है वो खुद यहूदी थे, यहूदी से फिर वो मुसलमान हुए थे, और फिर अतिया फैज़ी से, और अतिया फैज़ी के लिए लेकिन बुनियादी बात ये कि फैज़ी रहमीन जो थे वो आर्टिस्ट थे और वो तस्वीरें बनाते थे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो अब आर्ट इतना तब्दील हो चुका था कि वो फिर उनकी अपनी गैलरी जो उनका आइडियल था वो मस्मार कर दी गई ना। मतलब तारीखी हैसियत की हामिल जो शख्सियात थी हमारी, उनके लिए जगह और सिर्फ कायदे आज़म के वफात के 10 साल बाद, और कायदे आज़म के ही कहने पे वो आई थी। कायदे आज़म के कहने पे वो यहाँ पर आई, 10 साल बाद यहाँ पर आके उन्होंने कल्चर को फ़रोग देना चाहा। हाँ, कल्चर को, आर्ट को, मौसीकी को, हर चीज़ को उन्होंने फ़रोग देना चाहा। और उनको के साथ क्या किया गया, 10 साल बाद उनको यहाँ से निकाल दिया गया। भाई हालत ये हो गई थी उनकी, मतलब गुर्बत की ये हालत हो गई थी कि निगार होटल, अब वो निगार होटल भी ख़त्म हो गया, ये हक्कानी चौक के पास है, वो भी ख़त्म हो गया। उसके छोटे एक तंगो तारीख कमरे में दोनों मियाँ बीवी रहते थे, और फिर मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात में जाते थे तो वहाँ से खाने पीने की चीज़ें अपने पर्स में डाल लेते थे, ताकि मतलब अगले दिन का कुछ उनका खाने पीने का हो जाए। मतलब उनकी मजबूरी बन गया था। मजबूरी मतलब अब उनके नवादरात बेचने शुरू कर दिए थे, उन्होंने अपनी साड़ियाँ बेचना शुरू कर दी। वो नवाब जंजीरा ख़ानदान की वो थी। और फिर ये सुलेमानी बोरा एक फ़िरका है हमारे बोरियों का, तो उससे ताल्लुक़ था। और उसके बाद बड़ी लाचारी की हालत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और इसी आर्ट्स काउंसिल के आसपास मुझे तो ऐसे दौर में अभी भी मुझे लगता है कि वो दोनों यहीं कहीं टहल रहे हैं। अच्छा। तो अक्सर वो यहीं असरत से अपनी जगह को देखने के लिए, ये आर्ट्स काउंसिल, ये असल में ये बंस गार्डन की जगह है ना। ठीक है। ये पूरी जगह जो है यहाँ से लेकर लॉ कॉलेज तक, ये और आर्ट्स काउंसिल, ये सारी बंस गार्डन की जगह है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम। यहीं उनकी रहाइश भी थी। हाँ, यहीं उनके जो है वो अभी भी उनकी कुछ तस्वीरें हैं, वो म्यूज़ियम लेकिन बंद हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, तो वो यहीं। उनके तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो उन्होंने जो शाहकार बनाए थे अपने आर्ट के, तो वो कहाँ इस वक्त दरबदर हो गए। मैंने सुना ये भी कि उन्होंने वो भी बेचने पड़ गए थे उन्हें बहुत से। कुछ उन्होंने उठा के वहाँ पर रखे थे बंदर रोड पे डेंसो हॉल में उनकी चीज़ें, लेकिन वो डेंसो हॉल भी अब बंद हो गया। तारीखी इमारतों से तो हमारी दिलचस्पी तकरीबन ना होने के बराबर है, और ना हम उन्हें अपना असासा समझते हैं। और जब हम उन्हें अपना असासा नहीं समझते, हम ऑनरशिप भी नहीं लेते। तो वहाँ रखी थी, कुछ यहाँ पर हैं, तस्वीरों में भी कुछ पानी वानी लगने की वजह से कुछ ख़राब हो गई, कुछ हैं बैत सूरत हाल में। लेकिन अब कहाँ हैं वो सब चीज़ें, ये किसी के इल्म में नहीं। आई एम वेरी होपफुल। पहली बार मुझे होप हुई है कि ये कुछ हो जाएगा। आपको क्या लगता है, बहुत जल्द होगा या एक टाइम? मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी करा लूँगा, क्योंकि ये अब ये सारे मुझे एक्सेस इन्होंने दे दिया है। तो मैं पहले तो दीवारों से टकरें खाता ही था, मारता था, या तो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आती थी, या वो समझ जाते थे तो भूल जाते थे, उन्हें याद नहीं रहता था कि हाँ। लेकिन ये सब है सब। तो ये मुझे ये उम्मीद है, और ये आपके जैसे आप इस मसले को उठाएंगे, इसका भी बेनता फ़ायदा होगा। और अगर इसकी जिस प्रोग्राम की आप मुझे टेप भेजेंगे, तो मैं तो इस पर व्हाट्सएप पे और इस पर मैं तो चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर को भी भेज दूँ, कल्चर मिनिस्टर को भी भेज दूँ। इसके ज़रिए भी हम इस इशू को उठा सकते हैं। अब मुझे इस वक्त ऑफ हैंड नहीं पता, अगर उसको देखता हूँ मैं अपने तौर पे, मैं इंजीनियरिंग के अपने कुलीग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हम उसको बेहतर कर सकते हैं तो वाई नॉट टू डू इट, तो उसको किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। कोई मैसेज सर आप फॉरवर्ड करना चाहेंगे? सर, ये मैसेज ये मैं देना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर फोरम ऑफ द गवर्नमेंट से, जो नियर टू कंप्लीशन है या थोड़े बहुत पैसे चाहिए कंप्लीट करने के लिए, उसमें हेल्प करें ताकि ऐसी चीज़ें कंप्लीट हो सके वक्त पे। ठीक है। सैयद मुराद अली शाह साहब से कितनी उम्मीद है सर आपको इस प्रोजेक्ट के लिए? मुझे सैयद मुराद अली शाह साहब से बहुत उम्मीद है कि वो जिस दिन से उन्होंने टेक ओवर किया है, गालिबन 29 तारीख से, और हर रोज़ सुबह दोपहर शाम बाकायदगी से वो हर जगह मौजूद हैं। इवन जहांगीर पार्क कल पहुँचे, बहुत खुशी हुई कि जो चीज़ें देखें, बात ये कि हर चीज़ हो सकती है। उनका एक नारा जो है ना, हर चीज़ डूएबल है। डूएबल के लिए ज़रूरी है कि आप उसको सही डायरेक्शन में लेकर चलें, तो मैनेज होगा। अगर इस तरह 25 साल का प्रोजेक्ट पुराना पड़ा है और दूसरे प्रोजेक्ट पड़े हैं, अगर उनको बताया जाए, उनको गोश गुजार कराइए, तो यकीनन ही इज़ वेरी डायनामिक, वेरी चैलेंजिंग, वो उस पर साथ देंगे। और मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट में उनका ताउन हमें है और इंशाल्लाह रहेगा।
जी अख्तर साहब, बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग अंदर से तो ये बनी हुई है। और आपको मैं एक जनरल सी मेरी चीज़ में जहन में एक चीज़ ये बात आई, ये ख्याल आया कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसा हमारा अलमिया रहा है इस माशरे में, हमारी जो इमारत है, हमारी जगहें हैं, उनको नहीं पूछा जाता, हमारी कदीम विरसा सारी चीज़ें जो तबाह हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप तो माशाल्लाह एक तजर्बा, आपकी उम्र गुजार चुके हैं, मेरे बाल सफ़ेद होने से पहले कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई रंगों के वो जो आर्टिस्ट का एक रंग होता है वो नज़र आएगा, मौसीकी गूंजती नज़र आएगी, यहाँ पर जो थिएटर हैं उन थिएटर्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, ड्रामाज होते नज़र आएंगे क्या आपको? वो एक मिसरा है कि आ को एक उम्र चाहिए असर होने तक। तो अब देखें अब आ को कौन सी कितनी उम्र चाहिए और कब असर होगा। और देखें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पहले मतलब ये कहा जाता था कि कराची की ओनरशिप नहीं ले रही है, लेकिन अब जो मौजूदा सीएम आए हैं मुराद अली शाह साहब, तो वो भाई कच्ची आबादियों में भी जा रहे हैं, लियारी में भी जा रहे हैं, स्टेडियम में भी जा रहे हैं, जहांगीर पार्क जो उस पर मैं चाहूँगा आप ज़रूर कोई प्रोग्राम करें। जहांगीर पार्क एक तारीखी पार्क है, वो तबाह हो गया, वहाँ भी गए, हो सकता है वो आ जाएँ। और आपके बाल सफ़ेद होने से कुछ घंटे पहले नहीं, कुछ घंटे पहले नहीं, आपके मतलब बालों में अभी बहुत देर लगेगी, शायद ये बन जाए। एक उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है मौजूदा उनसे। या फिर ये है कि जैसे ये झाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन ये और बढ़ जाएंगी और बिल्डिंग में छुप जाएगी इसके हाँ, बीच फिर में। मोटरसाइकिल की भी पार्किंग यहाँ हो जाएगी, अभी कारों की है सिर्फ। नाज़रीन, आपने देखा कि अख्तर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, उस पूरी इमारत को हमने विज़िट किया, देखा अंदर से। इस इमारत को बाहर हमने देखा तो बाहर देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी, जब अंदर गए तो उसके अंदर एक और बहुत बड़ा शाकार मौजूद है। इस इमारत के अंदर जो थिएटर बनाया गया है पूरे कराची के अंदर इस लेवल का थिएटर नहीं है, मेरे ख्याल से कराची क्या अख्तर साहब पूरे पाकिस्तान में शायद। मैं गया हूँ मुख्तलिफ थिएटर्स में, लेकिन जो मतलब मैंने जो देखे हैं, हो सकता है हो, मैंने जो देखे हैं वो उसमें सबसे आपको ऐसा नज़र नहीं आया अभी तक? मतलब इस हालत में भी वो ऐसा लग रहा है कि इस जैसा थिएटर मौजूद नहीं है, तो क्या वजह है, क्यों हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, हमारे वो तमाम लोग जो कि इन इदारों के ज़िम्मेदार हैं, क्यों खामोश बैठे हैं, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? बहरहाल इस प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@dawnnews.tv और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से, फेसबुक पर आइए, ज्वाइन कीजिए। ये चीज़ें जो मंजर आम पर लाई जा रही हैं, इनका मकसद सिर्फ इतना है कि इन चीज़ों को ऑपरेशनल किया जाए, बहाल किया जाए, ताकि इससे किसी न किसी को, हमारे मुल्क और माशरे से जुड़े लोगों को फ़ायदा हो सके। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।